तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो रिसेंटली हमने समर स्लैम के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का सामना देखा 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ, और एक कमाल के मैच के बाद हमें फाइनली रोमन रेंस हराते हुए दिखे जॉन सीना को। और अब रिसेंटली जॉन सीना ने भी कुछ ऐसा किया है जिससे हम ये कह सकते कि वो भी फाइनली एक्नॉलेज कर रहे रोमन रेंस को। और समर स्लैम में अपने रिटर्न से पहले बेकी लिंच ने बात करी थी द पीपल चैंप्स द रॉक के साथ, क्यों और किस लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जिसने रेसलमेनिया 36 के बाद एक और बार मैच टीज कर दिया है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी कभी कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं कल हो चुकी मंडे नाइट रॉ के बारे में। और कल का जो रॉ का एपिसोड था, हम ये कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड्स या फिर जो स्टैट्स सामने आए हैं वो किसी भी तरीके से WWE के फेवर में नहीं थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल रॉ जिस अरीना में हुई थी वहां की अटेंडेंस के बारे में। तो माना यह जा रहा है कि कल रॉ जिस अरीना में हुई थी उस अरीना की कैपेसिटी थी लगभग 18,000 के आसपास। इसका मतलब है कि वहां पे 18,000 फैंस एकोमोडेट हो सकते थे, लेकिन उस अरीना का ये रूल था कि वहां पे एंट्री के लिए आपको कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जैसे ही कोई अरीना ऐसी रूल निकाल देती है, लोग जो है उस शो को देखने के लिए वैसे ही कम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए WWE ने जो है सिर्फ लगभग 4200 की सीट्स ही अवेलेबल किए थे ऑडियंस के लिए, क्योंकि उनको पता था कि 18,000 के आसपास की सीट्स तो वैसे ही बिकने नहीं वाली, तो क्यों ना हम सीट्स ही कम अनाउंस करते हैं। लेकिन रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि WWE ने जो 4200 की सीट्स अवेलेबल करवाए थे वो भी पूरी तरह से फिल नहीं हो पाई, और सीट्स जो फिल हुई थी वो लगभग 4031 के आसपास के थे। और दूसरी तरफ अगर हम कल के रॉ के टीवी व्यूअरशिप की बात करें तो वो भी लास्ट वीक से बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ का एपिसोड था वो ड्वार्फ का नाइट 2 वाला एपिसोड था, जिसके अंदर रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.857 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप 14.80% डाउन जा चुकी है, और कल के रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.582 मिलियन व्यूअर्स। और माना यह जा रहा है कि ये रॉ की हिस्ट्री की 6th लोएस्ट व्यूअरशिप है। और इस व्यूअरशिप को अगर हम घंटों में ब्रेक डाउन करें तो रॉ को पहले घंटे में व्यूअरशिप मिली है 1.588 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के पहले घंटे से बहुत ज्यादा डाउन है, क्योंकि लास्ट वीक के पहले घंटे में रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.949 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते दूसरे घंटे को व्यूअरशिप मिली है 1.641 मिलियन व्यूअर्स, जहां की लास्ट वीक दूसरे घंटे में व्यूअरशिप थी 1.902 मिलियन व्यूअर्स, और आखिरी घंटे में कल रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.516 मिलियन व्यूअर्स, जिसके मुकाबले लास्ट वीक रॉ की थर्ड आवर की व्यूअरशिप थी 1.721 मिलियन व्यूअर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो कल टिकट भी उतनी ज्यादा सेल नहीं हुई है रॉ में, और WWE को व्यूअरशिप भी कुछ खास नहीं मिली है। अब देखो, एक तो हो गया कि अरीना के अंदर आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, इसकी वजह से फैंस जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहे। और दूसरी तरफ अगर हम कल के टीवी व्यूअरशिप की बात करें तो WWE के साथ साथ कल बहुत सारे और भी कुछ चीजें चल रही थी लाइक NFL वगैरह, तो वो और एक मेन रीजन हो गया जिसकी वजह से WWE की व्यूअरशिप कल कम हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कल का जो रॉ का शो था वो उतना भी खास नहीं था कि रॉ की जो व्यूअरशिप है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर चली जाए। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ, कल के रॉ के एपिसोड में हमें किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के मैचेस थे, तो उसके लिए हो सकता था कि फैंस जो है थोड़े से हाइप रहे। लेकिन लास्ट वीक स्मैकडाउन में WWE ने क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के मैचेस में इतने ही लापरवाही दिखाई कि ये हो सकता है कि फैंस दोबारा से इस वाले टूर्नामेंट के मैचेस को देखने में इंटरेस्टेड हो ही ना। और क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के इसी बात को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं हमारे अगले स्टोरी की तरफ। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया नहीं था कि WWE के अंदर के कुछ लोग वुमेन्स डिवीजन की ऐसी बुकिंग से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं, और स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ऐसी स्टैट्स भी निकल के आ रही थी कि जो क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के दोनों मैचेस हुए थे उसकी टाइमिंग को अगर हम कंबाइन करें तब भी वो कम हो रही थी रोमन रेंस के एंट्रेंस के टाइमिंग से। लेकिन कल के रॉ खत्म होने के बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टैट्स निकल के आई है कि क्वीन क्राउन टूर्नामेंट के अंदर अभी तक जो 4 मैचेस हुए हैं उसकी अगर टाइमिंग को हम कंबाइन करें तो सब मिला के क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के अंदर के मैचेस को जो टाइम मिले हैं वो है 8 मिनट और 15 सेकंड के आसपास। और इस टाइमिंग को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जो लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला की मैच थी वो गई थी लगभग 1 मिनट और 40 सेकंड के आसपास, और जो जेलिना वेगा एंड टोनी स्टॉर्म के बीच में मैच हुई थी वो गई थी 2 मिनट और 10 सेकंड के आसपास। और जो कल हमें रॉ में देखने को मिला शेना बेजलर वर्सेस डेना ब्रुक का मैच वो गई थी 1 मिनट और 25 सेकंड के आसपास, और नेटालिया वर्सेस डूड्रॉप का मैच सबसे लंबा चला था जो कि चला था 3 मिनट के आसपास। और ये सब टाइमिंग्स को अगर हम कंबाइन करें तो वो आती है लगभग 8 मिनट और 15 सेकंड। और दूसरी तरफ अगर हम किंग ऑफ द रिंग के मैचेस की बात करें, वुमेन्स की जो कंबाइंड टाइमिंग है 8 मिनट और 15 सेकंड की, किंग ऑफ द रिंग के सारे मैचेस उससे ज्यादा ही टाइमिंग के गए हैं, क्योंकि जिंदर महल वर्सेस कोफी किंगस्टन का जो मैच हुआ था वो गया था लगभग 8 मिनट और 55 सेकंड के आसपास। रिकोशे वर्सेस जेवियर वुड्स का मैच चला था 10 मिनट और 55 सेकंड का, और सिजारो वर्सेस फिन बैलर का मैच चला था लगभग 11.5 मिनट का। तो ये जो स्टैट्स निकल के आए हैं इससे
इससे तो आप समझ ही सकते हो कि WWE फिलहाल जो है वो वुमेन्स डिवीजन को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। और मेरे हिसाब से ये बहुत वियर्ड भी है, क्योंकि आप सोचो कि ये क्वींस क्राउन टूर्नामेंट जो हो रहा है वो एकदम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो WWE को इसके अंदर कुछ एकदम स्पेशल करना चाहिए ना। मतलब कोई फैन फेवरेट सुपरस्टार को जितवा दे, या फिर कोई तगड़ा रिटर्न कर दे, या फिर एटलीस्ट मैचेस ही जो हो बहुत कमाल के हो। लेकिन अभी तक इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में अगर WWE वुमेन डिवीजन को कुछ ज्यादा बेहतर नहीं बनाती तो हो सकता है WWE को उसका खामियाजा और भी ज्यादा भुगतना पड़े। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब क्राउन ज्वेल के अंदर ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है बिगी के साथ, और लेसनर के मैच होने वाला है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ। लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस लेसनर का मैच देखने को मिला था रेसलमेनिया 36 में। अब उस मैच को लेकर जो बिल्ड थी, जो हाइप थी, जो प्रोग्रेशन थी, सब एकदम परफेक्ट थी। ड्रू मैकिंटायर एकदम नए नए बेबी फेस बने थे और रॉयल रंबल के अंदर उन्हें कमाल के तरीके से लेसनर को एलिमिनेट कर दिया था। और उसके बाद ही हमने देखा कि उन्होंने लेसनर को चैलेंज किया रेसलमेनिया के लिए। अब वो मैच तो हुआ था रेसलमेनिया में और ड्रू मैकिंटायर हमें WWE चैंपियनशिप जीतते भी नजर आए। लेकिन एक मेन चीज जो मिसिंग थी उस मैच के अंदर वो था क्राउड का रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर का जो रेसलमेनिया था वो कोविड के लिए विदाउट क्राउड हुई थी। तो रिसेंटली बम के शो में अपीयर होते हैं फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर और वो अपनी इच्छा जताते हैं फिर से ब्रॉक लेसनर को फेस करने के बारे में। मैकिंटायर का ये कहना था कि देखो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं रिंग में जाऊँ सबसे बेस्ट से लड़ने के लिए, और ब्रॉक लेसनर के जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार ज्यादा कोई नहीं है WWE के अंदर। हाँ, ये बात तो है कि मैंने लास्ट ईयर के रेसलमेनिया में उसको 5 मिनट के अंदर हरा दिया था, लेकिन मुझे अगर दोबारा मौका मिलता है तो मैं उसको दोबारा से फेस करना चाहूंगा एक लाइव क्राउड के सामने। अब मैं अगर पर्सनली बताऊं, मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के एक बड़े मैच के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो लास्ट ईयर देखने को नहीं मिला। और क्योंकि दोनों ही बहुत तगड़े सुपरस्टार्स हैं तो उनके बीच में मैच भी बहुत कमाल का हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप दोबारा से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस लेसनर के बीच में एक मैच देखना चाहते हो या नहीं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है दी मैन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच के बारे में। तो लगभग 1 साल के ऊपर के टाइम के बाद हमें बेकी लिंच का फाइनल रिटर्न देखने को मिला था समर स्लैम के अंदर, जहां उन्होंने 26 सेकंड के अंदर बियंका ब्लेयर को हरा के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली थी। और आपको याद होगा कि उसने बियंका ब्लेयर को पिन किया था एक मैन हैंडल स्लैम लगा के, जो कि बेकी लिंच के रिटर्न के बाद उनका एक नया मैन्यूवर है। और आपने भी अगर ध्यान से नोटिस किया होगा तो बेकी लिंच का जो मैन हैंडल स्लैम है वो लगभग सिमिलर है रॉक के रॉक बॉटम से। आपको पता ही होगा कि रॉक का जो रॉक बॉटम का मैन्यूवर है वो कितना पॉपुलर है। रॉक बेसिकली जाने ही जाते हैं अपना वो मैन्यूवर के लिए। तो रिसेंटली रायन सैटिन से बात करते हुए आउट ऑफ कैरेक्टर के शो में बेकी लिंच ने ये रिवील किया कि कैसे अपना मैन हैंडल स्लैम यूज करने से पहले उन्होंने जो है रॉक से परमिशन मांगी थी, क्योंकि उनका मैन हैंडल स्लैम जो है वो लगभग सिमिलर है उनके रॉक बॉटम से। बेकी लिंच ये बता रही होती कि उन्होंने रॉक को फोन लगाया था समर स्लैम के पहले और उन्होंने रॉक को बताया कि कैसे वो ये वाला मैन्यूवर यूज करना चाहती है बियंका ब्लेयर को हराने के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर बेकी लिंच रॉक को फोन लगाएगी एंड वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट परमिशन मांगेगी एक मूव यूज करने के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि रॉक उसको मना कर देंगे। बेकी लिंच ये कहती है कि रॉक ने बहुत ग्रेशियसली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसने मुझे अलाउ किया कि हाँ मैं इस मूव को यूज कर सकती हूँ। तो ये रॉक का बहुत ही एक स्वीट सा जेस्चर था जो कि बेकी लिंच ने बताया। वैसे अगर आपको याद होगा तो स्मैकडाउन के फॉक्स के प्रीमियर में हमें रॉक एंड बेकी लिंच रिंग शेयर करते हुए मिली थी, जहां दोनों ने मिलकर बैरन कॉर्बन को ठिकाने लगाया था। अब बेकी लिंच ने तो अपना रिटर्न कर लिया है, अब हमें इंतजार है कब रॉक अपना रिटर्न करते हुए दिखे और वो फाइनली ड्रीम मैच रेसल करे रोमन रेंस के अगेंस्ट में। आज की हमारी जो फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो है हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस एंड सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। तो अभी से लगभग 2-3 महीने पहले की बात होगी जब हमको समर ऑफ सीना का सीजन देखने को मिला, जहां पे जॉन सीना ने रेसल किया हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को समर स्लैम के अंदर। और एक बहुत अच्छे मैच के बाद हमें फाइनली रोमन रेंस हराते हुए दिखे जॉन सीना को। और हम ये कह सकते हैं कि जॉन सीना के ऊपर विक्ट्री के बाद रोमन रेंस की जो लेगेसी है वो थोड़ी सी और सॉलिडिफाई हो गई। और दूसरी तरफ तो आपको पता ही होगा कि जो जॉन सीना के इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड ट्विटर अकाउंट है उसपे वो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर देते हैं जिसका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन रिसेंटली जॉन सीना कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जिसका ना ही तो सिर्फ मतलब था बल्कि वो एक डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट थी रोमन रेंस के लिए। ये पोस्ट आप देख सकते हो जॉन सीना का, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी है। सीधा सीधे शब्दों में जॉन सीना लिखते हैं कि रोमन रेंस इज रिपोर्टेडली द मोस्ट पॉपुलर विलेन इन WWE हिस्ट्री। तो इस पोस्ट के अंदर जॉन सीना ने छुपते छुपाते हुए कुछ भी बातें नहीं करी, उन्होंने सीधा सीधी नाम ले लिया रोमन रेंस का। और अगर आप सोच रहे हो कि जॉन सीना ने ऐसा क्यों लिखा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लिंक्ड है उस वाले न्यूज से जो मैंने आपको 2 दिन पहले दी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस की मर्चेंडाइज सेल ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है जॉन सीना के जैसे। और अगर हम सिर्फ WWE के हील सुपरस्टार्स की बात करें उसमें से रोमन रेंस की मर्चेंडाइज सेल सबसे ऊपर है। और देख के ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना ने ये वाली न्यूज को देखा होगा और सुना भी होगा, और उसी चीज को जॉन सीना मेंशन कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, जहां पर वो रोमन रेंस को मोस्ट पॉपुलर विलेन बता रहे हैं WWE के हिस्ट्री का। अब रोमन रेंस तो जब से वापस आए हैं एज ए हेड ऑफ द टेबल WWE के अंदर, तब से तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सोना ही बनता जा रहा है। और अब जॉन सीना की तरफ से ऐसा पोस्ट आना
डेफिनेटली रोमन रेंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। वैसे अब हम देखते हैं कि क्राउन ज्वेल में उनका जो मैच है ब्रॉक लेसनर के साथ, उस पे वो जीत पाते हैं या नहीं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।